दोस्तों फ्रॉम में अभी तक आप देख चुके हो कि बॉयड ने एक मॉन्स्टर को मारा, उसका क्रियाक्रम करके ऑपरेशन कर दिया, फिर उसमें से जो पीले कलर का लिक्विड निकला, उन्होंने सोचा कि इस लिक्विड को हम गोलियों में डालेंगे और फिर उन मॉन्स्टर्स पर शूट कर देंगे ताकि वो मॉन्स्टर्स ठीक इसी मॉन्स्टर की तरह मारे जाएं, क्योंकि अब सभी मॉन्स्टर्स के अंदर ये पीला लिक्विड मौजूद है और ये मरे हुए मॉन्स्टर का लिक्विड बिल्कुल जहरीला हो चुका है। इसलिए अब सबसे पहले वो टाउन वालों से छुपाकर इस पीले लिक्विड से बाकी मॉन्स्टर्स को मारेंगे। इधर एल्जिन जब शाम को बाथ टब के अंदर मजे से नहा रहा होता है, तभी उसे एक म्यूजिक सुनाई देने लगता है, वही म्यूजिक जो सबसे पहले बॉयड ने जंगल में खो जाने के बाद मार्टिन से मिलते ही सुना था। दोस्तों इस म्यूजिक का आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। ये म्यूजिक जब भी किसी को सुनाई देगा तब समझ लीजिए कुछ ना कुछ बहुत ही बुरा होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं केनी को, जो सुबह सवेरे उठकर अपनी मॉम के पास आता है। वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि तभी दीवार पर लगा फोन बजना शुरू हो जाता है। वो दोनों ये देखकर बहुत ज्यादा डर गए क्योंकि आज तक उन्हें किसी का फोन नहीं आया था। जैसे ही केनी ने उस फोन को उठा के अपने कान के साथ लगाया तो उसमें से आवाज आई जो केनी से कहने लगी, जब जब वो म्यूजिक बजेगा तब तब कुछ ना कुछ बुरा होगा, अगर बचना चाहते हो तो इस म्यूजिक से दूर रहना। ये सुनते ही फोन कट हो जाता है, जिस वजह से केनी बहुत ज्यादा दहशत में आ गया। अगले ही पल केनी ने देखा कि केनी की मॉम जिस प्रेशर कुकर के अंदर खाना बना रही थी, उस खाने की जगह पर अजीब तरह के उड़ने वाले कीड़े हरकत करना शुरू कर देते हैं। केनी डरता हुआ आहिस्ता आहिस्ता करके कुकर के पास जाता है, तभी उनमें से एक कीड़ा तुरंत ही उड़कर केनी की बाजू पर आकर केनी की बाजू को जला देता है और इसी के साथ केनी का सपना टूट गया। दोस्तों ये सब कुछ जो कुछ भी केनी ने अभी तक देखा था वो सपने में था, लेकिन वो जैसे ही सपने से उठा तो ये देख बहुत ज्यादा दहशत में आ गया, क्योंकि जिस कीड़े ने सपने के अंदर उसकी बाजू पर काटा था वही निशान और ठीक उसी तरह का दर्द केनी को अब असली जिंदगी में भी हो रहा होता है। दोस्तों इसका मतलब अब जो कुछ भी वो लोग सपने में देखेंगे वो सब कुछ उनके साथ रियल लाइफ में होगा। तभी सीन कट हुआ और हम देखते हैं जिम और ब्रैड को, जब दोनों ब्रैड के ड्रोन की मदद से अपने एंटीना को ड्रोन पर फिट करते हैं और उसे ऊपर उड़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो ड्रोन ज्यादा ऊंचा जा नहीं पाता। तभी बातों ही बातों में ब्रैड जिम से कहने लगा, देखो जिम, तुमने कभी सोचा नहीं कि शायद हम पे ये सब लोग कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जैसे फिल्मों में होता है ना, कुछ लोगों को या कुछ ग्रुप को एक खास तरह के डिब्बे में या किसी जगह में डाल दिया जाता है और उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं कि उनको मुश्किल में लोग किस तरह रिएक्ट करेंगे। इसके जवाब में जिम ने कहा, मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि हम सब लोग पता नहीं किसी तरह बेहोश या कोमा में हैं। दुनिया में जितने भी लोग कोमा में जा चुके हैं वो सब के सब यहीं पर आए हैं और हम सब लोग जो कोमा से ठीक नहीं हो पा रहे वो असली जिंदगी में मर रहे हैं और यहाँ पे भी मॉन्स्टर्स उन्हें मार रहे हैं। जिसके जवाब में ब्रैड ने कहा, चलो मान लेते हैं कि तुम्हारी बात भी ठीक है, लेकिन जरा सोचो, पहले कभी हमने ऐसा नहीं सुना कि कोमा में जाने के बाद हम एक अलग ही जिंदगी में आ जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि तुम कोमा में या हम सब लोग कोमा में है। मुझे तो लगता है हमें जानबूझकर फंसा कर यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर लाया गया और हो ना हो हम में से जो लोग रह रहे हैं टाउन में, कॉलोनी हाउस में, उनमें से कुछ ना कुछ लोग जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उनके साथ मिले हुए हैं। पक्की बात है, वरना तुम खुद बताओ ऐसा कैसे हो सकता है कि बॉयड को वो पत्थर मिला और उस पत्थर की मदद से वो साले जो मॉन्स्टर्स हैं वो अंदर नहीं आ पा रहे। तो मुझे तो कुछ ना कुछ दाल में काला लगता है, बाकी तुम्हारी मर्जी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सैरा को, जो अब बॉयड के पास आई और बॉयड से कहने लगी, देखो मैं जब भी टाउन के अंदर निकलती हूँ तो सब लोग मुझे एक कातिल की नजर से देखते हैं। मैं थक चुकी हूँ इस बोरिंग जिंदगी से, इसलिए मुझे आजाद करो और प्लीज मुझे इजाजत दो कि मैं जंगल से बाहर जाने की कोशिश करूं। या तो मैं मारी जाऊंगी या मैं जंगल से बाहर निकल जाऊंगी। दोनों ही सिचुएशन में मेरा तो फायदा ही होगा ना, क्योंकि इस टाउन के अंदर मुझे अब चरम सुख तो मिलने नहीं वाला। तभी बॉयड सैरा को बड़े प्यार से समझाता है। बॉयड ने कहा, देखो सैरा, कुछ टाइम लगेगा लेकिन ये सब लोग तुम्हें अपना जरूर लेंगे। एक ना एक दिन तुम पहले जैसी जिंदगी जरूर गुजारोगी। तभी हम देखते हैं जिम और तबिथा को, जो ठीक उसी गुफा के सामने आए थे जिस गुफा में तबिथा और विक्टर बेसमेंट गिरने के बाद मॉन्स्टर से बचते हुए जंगल से बाहर आए थे। जिम ने कहा, तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने इसी की दीवारों पर मेरे जैसा दिखने वाला निशान देखा था, वही निशान जो मुझे अपनी इमेजिनेशंस में दिखता है? तो बताओ, अगर हम दोबारा इस गुफा में जाएंगे तो क्या तुम्हें वो निशान या जो कुछ भी तुम्हें गुफा के अंदर दिखा, क्या वो अब भी होगा? जिसके जवाब में तबिथा ने कहा, अरे मुझे क्या पता, मैंने तो बस तुम्हें बताया है, बाकी मुझे नहीं पता कि आगे हमें अंदर जाने के बाद क्या मिलेगा। इसी के साथ सीन कट हुआ और हम देखते हैं एलिस और बॉयड को, जो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर एलिस ने कहा, डैड मुझे आपको एक खुशखबरी सुनानी है। दोस्तों वो खुशखबरी कोई और नहीं बल्कि फातिमा के प्रेग्नेंट होने की ही खुशखबरी थी। तभी पीछे से डोना आई, जो बॉयड को कहती है, बॉयड हमें जल्दी से एक बहुत ही खास टॉपिक पे डिस्कस करनी होगी। ये सुनते ही एलिस बॉयड को अभी वो खुशखबरी नहीं बताता और डोना बॉयड को बाहर ले आती है। डोना ने कहा, कल रात एल्जिन अपने बाथ टब के अंदर मजे से नहा रहा था, लेकिन पता नहीं उसे क्या हुआ और वो अब डूबते डूबते बचा है। ये सुनते ही बॉयड बहुत ज्यादा हैरान हो गया और तुरंत ही एल्जिन के पास चला जाता है। बॉयड ने कहा, एल्जिन तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना बेटे? एल्जिन कहता है, जी हाँ, जब मैं
जब बाथटब के अंदर गया तो मुझे जरा सी नींद आ गई थी। मुझे सपना आया कि किसी ने मुझे डुबाने की कोशिश की है। जब मैं उठा तो मुझे ये कॉलोनी हाउस वाले होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि मैं सचमुच डूब रहा था। ये सुनते ही बॉयड और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। बॉयड ने कहा, चलो ठीक है, आगे से तुम कोशिश करना कि जब सो तो आसपास तुम्हारे कुछ खतरनाक नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें नींद में चलने या नींद में हरकतें करने की आदत है, इसीलिए तुम अपने आप को नींद के अंदर नुकसान भी पहुंचा सकते हो। जिसके जवाब में एल्जिन ने कहा, नहीं, आप गलत कह रहे हो। मैं आज से पहले कभी भी नींद के अंदर या सपनों के अंदर चला या कुछ भी बोला या कुछ हरकतें नहीं की। जिसके जवाब में बॉयड ने कहा, चलो फिर भी ये टाउन बहुत ही ज्यादा घटिया है। हो सकता है इस टाउन की वजह से तुम सपनों के अंदर ये सब कुछ कर रहे हो। लेकिन एल्जिन ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं सपने में था, क्योंकि वहाँ पर जो मैंने म्यूजिक सुना ऐसा लगता था कि वो म्यूजिक मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगले ही पल वो मुझे भूतिया सी जो बूढ़ी अम्मा है ना, वो डुबाना शुरू कर देती है। इसी के साथ वो सीन भी कट हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं ब्रैड और जिम को, जिन्होंने आज ड्रोन से मदद बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका ड्रोन इतनी ज्यादा बुलंदी पर ना जा पाया जितनी बुलंदी उन्हें सिग्नल्स को टाउन से बाहर भेजने के लिए चाहिए थी। अगले ही पल हम देखते हैं तबिथा को, जो आज विक्टर के पास आई होती है। तबिथा ने कहा, देखो विक्टर, तुम उस गुफा में क्या कर रहे थे जिस गुफा के अंदर मैं उस रात बेसमेंट से गिरी थी? मैंने इस बारे में तुमसे कभी नहीं पूछा। जिसके जवाब में विक्टर कहता है, मैंने कुछ ड्राइंग्स बनाई थी। वो ड्राइंग्स हर रात मुझे जो सपना आता उसे मैं भूल ना जाऊं, इसीलिए उसकी ड्राइंग्स बना लेता हूँ। मुझे आज से 2 साल पहले सपना आया था कि जिस दिन तुम बेसमेंट के अंदर गिरोगी उस तारीख को मुझे गुफा के अंदर जाना है। अगर मैं वहाँ पे नहीं गया तो कुछ बहुत ही बुरा हो जाएगा, इसीलिए मैं अपने सपनों की मानकर और पेंटिंग्स के हिसाब से उस गुफा के अंदर गया और देखो मैंने तुम्हारी जान बचा ली। ये सुनते ही तबिथा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है बॉयड पर, जो अब कैनी के पास आया होता है। कैनी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो बॉयड ने कहा, ये तुम्हारी बाजू को क्या हुआ है? जिसके जवाब में कैनी झूठ बोल देता है और कैनी फिलहाल बॉयड को अपने सपने के बारे में और वो जो म्यूजिक बज रहा था उसके बारे में कुछ नहीं बताता। दोस्तों, ये म्यूजिक अब तकरीबन हर एक इंसान को सुनाई और दिखाई देने लगता है। तभी कैनी ने बॉयड को कहा, क्रिस्टी और जेना को बॉयलर रूम से कुछ आवाजें आ रही हैं। जब बॉयड और कैनी क्रिस्टी और जेना के पास आए तो जेना कहती है, जहाँ पे वो मॉन्स्टर्स आप लोगों ने रख रखा है ना, वहाँ से मुझे अजीब तरह की आवाजें आ रही हैं। जिस वजह से बॉयड और कैनी उन दोनों को ऊपर रुकने का कहते हैं और खुद नीचे चले जाते हैं। उन दोनों ने अपनी गन्स निकाली और पूरी तरह रेडी होकर बॉयलर रूम का डोर ओपन किया। वो जैसे ही उस मॉन्स्टर की बॉडी के पास आए तो उन्होंने देखा कि कपड़े के नीचे मॉन्स्टर की बॉडी पर कुछ न कुछ हिल रहा है। बॉयड आहिस्ता आहिस्ता करके उस मॉन्स्टर के करीब जाता है और उसने काफी हिम्मत जुटाकर मॉन्स्टर की बॉडी पर से उस कपड़े को हटा दिया। वो ये देख हैरान हो गए, क्योंकि उस मॉन्स्टर पर ठीक उसी तरह के कीड़े यहाँ वहाँ घूम रहे थे जिस तरह के कीड़े आज सुबह कैनी ने अपने सपने में देखे थे। ये देखते ही कैनी तुरंत ही बॉयड के पास आता है और कैनी सबको बताने लगा कि आज सुबह मुझे सपना आया और मैंने ठीक इसी तरह के कीड़े अपने सपने में देखे। उनमें से एक कीड़ा मेरी बाजू पर आया जिसने मेरी बाजू को जला दिया। कैनी कहता है, बॉयड, ये सब कुछ किसी न किसी तरह आपस में जुड़ा हुआ है, बस हमें पता नहीं चल रहा। इसीलिए मुझे डर है कि जिस तरह मुझे नुकसान पहुंचाया इसी तरह बाकी सबको सपने में आकर ये चीजें नुकसान ना पहुंचाए। ये सुनते ही बॉयड तुरंत ही समझ गया कि एल्जिन बेचारा झूठ नहीं बोल रहा। एल्जिन को जो म्यूजिक सुनाई दिया वो ठीक कैनी की तरह का था। एल्जिन को जो सपने में नुकसान पहुंचाया गया वो उसे रियल लाइफ के अंदर भी मिल रहा था। इस वजह से ये प्रॉब्लम अब बहुत ज्यादा हो चुकी है। वो कुछ सोच पाते इससे पहले ही वहाँ पर डोना आ जाती है और डोना बॉयड पर इतना ज्यादा गुस्सा करने लगी कि तुम लोगों ने इतना बड़ा कांड कर दिया और मुझे बताया तक नहीं। सोचो, अगर मुझे पता चलने से पहले ये सब कुछ कॉलोनी हाउस या टाउन वालों को पता चल जाता तो वो तुम लोगों को जल्लाद और पता नहीं कितने घटिया समझते, क्योंकि तुम सब लोग अपने फायदे के लिए खुद ब खुद ही एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हो और टाउन वालों को भनक तक नहीं लगने दे रहे। इसलिए डोना को लेकर अब बॉयड बॉयलर रूम के अंदर आ जाता है। लेकिन अंदर आते ही बॉयड ये देखकर हैरान हो गया कि अब उस मॉन्स्टर के ऊपर एक भी कीड़ा हरकत नहीं कर रहा था। और तो और हरकत तो छोड़ो, वहाँ पर तो एक भी कीड़ा नजर नहीं आ रहा होता। डोना पहली मर्तबा उस मॉन्स्टर को इतने करीब से देखती है। बॉयड डोना से कहते हैं, अभी अभी यहाँ पर इसकी बॉडी पर सैकड़ों कीड़े यहाँ वहाँ घूम रहे थे, लेकिन पता नहीं अब वो कहाँ चले गए हैं। मैंने और कैनी ने अपनी आंखों से देखा था। लेकिन इस चीज पर ज्यादा ध्यान न देते हुए डोना ने उन सबको कहा, जल्दी से इस बॉडी को कहीं दूर जाके जला दो और याद रहे किसी को भनक तक नहीं होनी चाहिए कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तभी हमने देखा कि दूर खड़ा हुआ ब्रैड भी उन सब की ये बातें सुन रहा था। ब्रैड को उन सब पर और भी ज्यादा शक हो गया कि अब तो ये पक्का ही इस एक्सपेरिमेंट करने वाले या इस टाउन के अंदर जो भी मॉन्स्टर्स हैं ये सब लोग उनसे मिले हुए हैं, वरना ये सब के सब लोग उस मॉन्स्टर की बॉडी को इस तरह छुपाकर भला टाउन वालों से अलग होकर उसे क्यों जलाने वाले हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं विक्टर और तबिथा को। विक्टर ने तबिथा को बोला, देखो तबिथा, सबसे पहले मैं अपनी मॉम के साथ और अपने अंकल के साथ इस टाउन में आया था। जब मैं इस टाउन में आया तो मेरी मॉम हमें यहाँ से भगाने की या यहाँ से बाहर निकालने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी। पहले मेरे अंकल मरे और फिर तीसरे ही दिन मेरी मॉम मारी गई। मेरी मॉम ने मरने से पहले मुझे एक बक्सा दिया और कहा तुम्हें लाइट हाउस में जाना होगा और लाइट हाउस में जाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ
एक खास तरह के खोखले पेड़ में से होकर जाता है। ये सुनते ही विक्टर अपनी माँ को याद करता है और फूट फूट कर रोने लगा। तबिथा ने उसे हौसला देने की कोशिश की लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। अगले ही पल हम देखते हैं ब्रैड को जब डोना का पीछा करते करते कॉलोनी हाउस के पीछे वाले गेट पर आ जाता है। उसने ब्रैड से कहा, देखो ब्रैड, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे इरादे क्या है, रात होने वाली है, इसलिए जल्दी से अपनी वैन में दफा हो जाओ। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं बॉयड और कैनी को, जिन्होंने अब काफी दूर जाकर उस मॉन्स्टर की लाश को उस पर पेट्रोल फेंक कर जला दिया और फिर वो दोनों तुरंत ही टाउन के अंदर आ जाते हैं। वो जैसे टाउन में आए तो उन्हें एक घर से बहुत जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वो जैसे ही पास गए तो उस घर में से रिची नाम का एक आदमी बाहर आता है। वो आदमी खून में लथपथ लगातार हेल्प हेल्प चिल्लाए जा रहा था। बॉयड, कैनी और वहाँ पर मौजूद सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तभी वो सीन शिफ्ट हुआ और हम देखते हैं जिम को, जो अब वापस अपनी आरवी के पास ड्रोन या एंटीना के कुछ टूटे हुए पार्ट्स को दोबारा वापस टाउन के अंदर ले जाने आया था। तभी उसे वहाँ पर डोना के चिल्लाने की आवाज आई। जिस आवाज का पीछा करते करते वो जैसे ही जंगल के अंदर जाता है तो वहाँ पर हमने देखा कि ब्रैड ने डोना को एक पेड़ से मजबूती के साथ बांध रखा है। जिम ने कहा, आखिर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? शाम होने वाली है, जल्दी से जल्दी डोना को खोल दो। लेकिन ब्रैड जिम की एक भी नहीं सुनता। यहाँ हम देखते हैं टाउन का सीन, जहाँ पर बॉयड और कैनी रिची के घर में गए तो वहाँ पर वो देखते हैं कि रिची की पत्नी अब काफी बुरी हालत के अंदर बेड पर मरी हुई थी। रिची लगातार रोए ही जा रहा होता है। तभी बॉयड ने कहा, देखो मॉन्स्टर्स तो शाम होने के बाद में ही बाहर आते हैं, तो बताओ इसकी ये हालत किसने की? जिसके जवाब में रिची कहने लगा, इसकी तबीयत खराब थी इसलिए ये आज जल्दी ही सो गई, लेकिन ये जैसे ही नींद में थी तो पता नहीं कैसे ये जोर जोर से चिल्लाने लगी। मैं जब इसके पास आया तो ये सिर्फ और सिर्फ चिल्लाए ही जा रही थी। इसकी आंखें बंद थी। मैंने इसे उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन ये नींद में सिर्फ और सिर्फ अपने आप को नुकसान ही पहुंचाए जा रही होती है। ये कह रही थी कि म्यूजिक को बंद करो वरना यहाँ पे बहुत कुछ बुरा होने वाला है। मैं नीचे आप सभी को मदद के लिए आवाज लगाने को गया लेकिन इतने में ही देखो इसने अपनी क्या हालत कर ली है। अगले ही पल बॉयड बाहर आता है, जहाँ पर उसे ईथन और कैनी की मॉम मिली। लेकिन जूली बॉयड से कहती है, देखिए बॉयड, मेरे डैड अपनी आरवी के पास पता नहीं क्या करने गए हैं। मुझे उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे और तो और उनकी तबीयत भी बहुत खराब है, इसलिए प्लीज उन्हें वापस ले आइए। ये सुनते ही बॉयड बहुत ज्यादा हैरान हो गया और जूली से कहा, तुम बाकी सभी टाउन वालों को सहारा दो, मैं अभी जाता हूँ और जिम को वापस लेके आता हूँ। यहाँ हम देखते हैं जिम को, जो ब्रैड की लाख मरना करने के बावजूद भी डोना को खोलने के लिए आगे बढ़ता है। ब्रैड ने तुरंत ही जिम को पकड़ा और उसे नीचे पटक दिया और अपना चाकू निकाल कर वो जिम को वहीं पर खड़ा रहने का कहता है। लेकिन इतने में ही पीछे बॉयड आते हैं, जिन्होंने ब्रैड पर गन पॉइंट की और कहा, ये घटियापन बंद करो और जल्दी से जल्दी डोना को खोलो वरना मैं तेरा भेजा उड़ा दूंगा और तू कहीं का नहीं रहेगा। जिस वजह से ब्रैड ने डर के मारे वो चाकू को नीचे फेंक दिया। और यहाँ हम देखते हैं टाउन का सीन, जहाँ पर तबिथा, जेड, विक्टर और जूली चारों के चारों जिम का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तबिथा ने कहा, बॉयड तुम्हारे पिता को कुछ नहीं होने देगा, इसीलिए हमें धीरज रखना होगा। यहाँ हम देखते हैं कैनी को, जो आज बॉयड के पुलिस स्टेशन में सैरा की निगरानी करने वाला था। सैरा उसे लगातार यही कह रही थी कि देखो कैनी, मैं तुमसे कितनी मर्तबा माफी मांगू कि तुम मुझे माफ करोगे। इसका जवाब में कैनी सैरा को चुप करवा देता है। यहाँ हमने देखा कि वही कीड़े, जो कीड़े कैनी को नजर आए, जो कीड़े उस मॉन्स्टर की बॉडी पर थे, वो लगातार उड़ते हुए कॉलोनी हाउस की तरफ जा रहे हैं। यहाँ कॉलोनी हाउस में रिची ने आकर सबको बता दिया कि बॉयड ने कहा है कि आज रात कोई भी नहीं सोएगा। आप सब लोग जैसे ही सोओगे तो आपको तरह तरह के सपने आएंगे और फिर सपनों में ही आपकी मौत हो जाएगी। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी कॉलोनी हाउस के लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फातिमा ने कहा, आप सब के सब दो दो के ग्रुप्स में बट जाओ, जो कोई भी सोने लगे तो दूसरा आदमी उसे तुरंत ही जगा देना। इसलिए अब सब कॉलोनी हाउस वाले आज पूरी रात जाग कर काटने वाले हैं। यहाँ हम देखते हैं आरवी का सीन, जहाँ पर चारों के चारों अब उस आरवी को चारों तरफ से ढक कर एक जगह बैठ जाते हैं। तभी ब्रैड जिम से कहता है, अरे तुम इन पागलों का साथ क्यों दे रहे हो? ये पागल हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए अब आखिरकार जिम ब्रैड पर ही गुस्सा हो गया। ब्रैड की हरकतों को देखकर बॉयड ने तुरंत ही उसे हथकड़ी लगाई और कहा, चुपचाप नीचे बैठ जाओ वरना मैं जैसे ही मॉन्स्टर्स हमारे पास आएंगे तो तुझे उनके हवाले कर दूंगा। यहाँ हम देखते हैं कॉलोनी हाउस का सीन, जहाँ पर जेना क्रिस्टी के साथ एक अलग रूम में आ जाती है। दोस्तों, जेना को अब नशा छोड़े हुए 15 दिन होने वाले थे, लेकिन उसे अब तरह तरह के सपने और बुरे बुरे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ हम फिर से देखते हैं आरवी का सीन, जहाँ पर डोना ने देखा कि मॉन्स्टर्स अब उन्हीं की तरफ बढ़ रहे हैं। पीछे से जिम जैसे ही विंडो को ओपन करता है तो उसे भी पता चला कि पीछे से भी, यानी अब चारों तरफ से ही मॉन्स्टर्स उनको घेर रहे हैं। तभी बॉयड ने अपनी गन ब्रैड को दी और कहा, अगर तुम्हें मरने का या तुम्हें हम पे यकीन नहीं है और अपनी जान कमाने का इतना ही ज्यादा शौक है तो ये लो, ये गन लो, इसमें सिल्वर बुलेट्स है। सिल्वर बुलेट्स पर इन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए एक लिक्विड निकाला गया है। जाओ उन पर शूट करो, अगर तो वो मारे गए तो ये काफी अच्छी बात होगी, अगर नहीं तो तुम मारे जाओगे। वैसे दोनों ही तरह से हमारा तो फायदा ही होगा। लेकिन तभी डोना और जिम ने कहा, ये मॉन्स्टर्स पता नहीं क्यों अब काफी दूरी पर रुक चुके हैं। बॉयड ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान था, लेकिन बॉयड को शक हुआ कि शायद इन्हें
इन्हें पता है कि हमारे पास इनको मारने वाली बुलेट्स हैं, इसलिए हमें तुरंत ही इन बुलेट्स का इन मॉन्स्टर्स पर प्रयोग करना होगा। दोस्तों वो कुछ सोच पाते हैं इससे पहले ही उन सभी को उसी तरह का म्यूजिक सुनाई देने लगता है जिस तरह का म्यूजिक बाकी सबको सुनाई देता है। किसी को कुछ पता नहीं था कि आखिर ये म्यूजिक बजा कौन रहा है। वो दोनों बहुत ज्यादा डरे थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कॉलोनी हाउस का सीन जहाँ पर जेना अब पूरे रूम के अंदर तोड़ फोड़ कर रही थी। तभी वहाँ पे क्रिस्टी आई और क्रिस्टी ने कहा, देखो जेना ये सब कुछ तुम्हारा वहम है, हम सब लोग तुम्हारे दोस्त और तुम्हारा भला चाहने वाले हैं। जो चीज तुम्हारा नुकसान करेगी वो ये खिड़कियों के बाहर है, तो प्लीज अपने लिए शांत हो जाओ। यहाँ हम देखते हैं सैरा को जो लगातार कैनी से बातचीत करने की कोशिश कर रही होती है। पहले तो कैनी बहुत ज्यादा चुप था, लेकिन अगले ही पल कैनी सैरा को माँ बहन की गालियाँ देकर चुप करवा देता है, जिसे सुनकर सैरा बहुत ज्यादा परेशान हो गई और काफी रोना शुरू कर देती है। दोस्तों सैरा को जरा सा यकीन हो गया कि कैनी अब उसे मरते दम तक माफ नहीं करेगा, क्योंकि उसकी वजह से कैनी का पिता मारा गया, तो कैनी का इतना करना तो बनता ही है। जिस पर अब कैनी कहता है, मुझे आज सुबह बॉयड ने बताया कि सभी टाउन वाले तुम्हें पसंद नहीं करते, तो मेरी मानो बॉयड अपने ऊपर वाले डोर के अंदर एक गन रखता है, कुछ बुलेट्स भी होगी लेकिन तुम्हारे लिए एक ही काफी है, तो प्लीज गन निकालो और मेरे साथ साथ इस पूरे टाउन पर एक एहसान करो। इतना कहकर कैनी बॉयड के रूम में चला जाता है। यहाँ हम कॉलोनी हाउस में देखते हैं रिची को जो लगातार घंटियां बजाकर और शोर मचाकर ये कहता है कि प्लीज कोई सोए ना, एक मर्तबा सोए तो तुम्हारी मौत निश्चित है। यहाँ हम देखते हैं आरवी का सीन जहाँ पर उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये म्यूजिक बजा रहा है तो बजा कौन रहा है। तभी उन्होंने डिसाइड किया अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो कुछ ही मिनटों में हम मारे जाएंगे, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी डोना की वैन में जाना होगा और तुरंत यहाँ से निकलना होगा। वो यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बना रहे थे कि तभी आरवी के नीचे से उन्हें किसी के खटखटाने की आवाजें आने शुरू हो गई। जिम ने कहा ये इम्पॉसिबल है क्योंकि आरवी के नीचे सिवाय जमीन के कुछ नहीं है। डर के मारे जिम बॉयड और डोना के पास आ जाता है। तभी उन्होंने देखा कि उनकी आरवी की लाइट्स फ्लिकर करना शुरू कर देती है। ब्रैंड ने इसी मौके का फायदा उठाया और पीछे वाली विंडो को तोड़कर आरवी से बाहर निकल जाता है। यहाँ बॉयड, डोना और जिम भी आरवी के आगे वाले हिस्से से बाहर आ जाते हैं। डोना और जिम अपनी वैन की तरफ बढ़ गए। यहाँ बॉयड ने तुरंत ही उन मॉन्स्टर्स पर सिल्वर बुलेट से फायर कर दिया, लेकिन अब हैरानी की बात थी कि उन मॉन्स्टर्स पर जरा सा भी उन बुलेट्स का असर नहीं होता और तो और वो अब लगातार उनकी वैन की ओर बढ़ रहे होते हैं। बॉयड तुरंत ही वैन के अंदर गया और वहाँ से भाग जाता है। यहाँ हम देखते हैं ब्रैड को जो जंगल के अंदर यहाँ वहाँ अकेला भटक रहा था। उसे चारों तरफ से मॉन्स्टर्स की आवाजें आ रही थी, लेकिन तभी भागते भागते वो जंगल के काफी गहरे हिस्से के अंदर आ गया। अगले ही पल ब्रैड के सामने वही कीड़े आ जाते हैं जो पलक झपकते ही ब्रैड पर अटैक करके उसके मुंह के अंदर बड़ी तेजी से जाने लगे और इसी के साथ वो सीन कट हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं सैरा को जिसने अब फाइनली बॉयड की वो गन निकाल ली थी। उसे लोड करके अपनी कनपट्टी पर रखा और एक बार फायर करने की कोशिश की, लेकिन खुशकिस्मती से ट्रिगर दबाते ही रिवॉल्वर से बुलेट फायर नहीं होती, इसलिए कैनी मौका देखते हुए उससे वो गन छीन लेता है। दोस्तों यहाँ हम देखते हैं क्रिस्टी और जेना को, जहाँ पर अब जेना अपने आप को नुकसान ना पहुँचाए इसलिए क्रिस्टी ने उसे चारों तरफ से बांध डाला, लेकिन तभी जेना देखती है कि वही कीड़े अब उसके शरीर पर चारों तरफ से चढ़ रहे हैं, जिस वजह से अब वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। क्रिस्टी तुरंत ही अंदर आई, लेकिन उसे वहाँ पर एक भी कीड़ा नजर नहीं आता। यहाँ नीचे हमने देखा कि बॉयड, डोना और जिम अब कॉलोनी हाउस सही सलामत पहुँच चुके हैं। तभी क्रिस्टी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। बॉयड और डोना जैसे ही उसकी आवाज सुनकर ऊपर आए तो क्रिस्टी बहुत जोर से रो रही थी। बॉयड ने देखा कि अब जेना की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उसकी आंखें अजीब तरह से बदल चुकी है। क्रिस्टी ने कहा बॉयड तुम्हें कुछ न कुछ करना होगा, लेकिन बॉयड कहता है हमारे पास इस चीज का इलाज बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन तुम्हें धीरज रखना होगा, मेरा यकीन मानो वो ठीक हो जाएगी। तभी हम देखते हैं तैबिथा और उसके पूरे परिवार को, जहाँ पर जूली जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, ठीक उसी तरह जिस तरह जेना और ब्रैड चिल्ला रहे थे। तैबिथा ने उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन बेचारी जूली काफी ज्यादा दर्द में थी। मानो जैसे जूली की बॉडी में भी वही कीड़े आहिस्ता आहिस्ता करके अंदर जा रहे हैं, जो कीड़े सिर्फ जूली को ही दिखाई और महसूस हो रहे हैं। इसी के साथ फ्रॉम का ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों फ्रॉम का अगला पार्ट सीजन 2 का लास्ट पार्ट होने वाला है। थैंक्स फॉर योर टाइम।